डॉक्टर गिरीश शर्मा, आप इस चरण के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी 8 सीट जीत रही है? क्या बीजेपी के लिए ये सेफेस्ट फेज है? बीजेपी वोटिंग परसेंटेज जो भी रहा हो वो पहले से कम रहा हो, लेकिन फिर भी बीजेपी का अपर एज है, बीजेपी सारी सीटें जीत रही है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहला चरण तो खुमारी में निकल जाता है, वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आज उससे कुछ बड़ा है। मोदी जी ने जो पिछले दिनों अलीगढ़ में और राजस्थान में जो विभाजनकारी बयान दिए उससे भी कुछ असर पड़ा होगा। और दूसरा इससे कि जैसे जैसे फेज बढ़ते आते हैं और वोटर की रुचि बढ़ती आती है, इसलिए इस चरण में वोट परसेंटेज पहले चरण के मुकाबले कुछ ज्यादा हुआ है। लेकिन अगर अभी हालांकि फाइनल आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन मैं सवेरे से रुझानों को वॉच कर रहा हूं और 2019 के मतदान से तुलना कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2019 के परसेंटेज को ये आंकड़ा नहीं छू पा रहा है 2024 का। तो इसका अर्थ ये है कि जो भाजपा की लहर समझी जा रही थी 2014 और 19 में, वो 2024 में नहीं दिखाई दे रही है। ये दूसरे चरण के कम मतदान से भी पता लगता है। अब जहां तक 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी की कितनी, तो मैं कहता हूं कि भाई कयास तो कयास होता है और जो नतीजा आता है वो नतीजा होता है। तो सभी साथियों ने कयास लगाए, मेरा भी कयास है कि नोएडा और ये जो अमरोहा की सीट के अलावा किसी पर बीजेपी को एज नहीं दिखाई दे रहा। मैं मथुरा से ही बात शुरू करता हूं, वहां शायद सबसे लो वोट परसेंटेज पोल हुआ है, लो पोल हुआ है। और इस बार एक बात हम और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरा क्षेत्र है, ये चौधरी चरण सिंह के जमाने से ये जो 8 सीटें हैं, ये लोकदल के वोट बैंक की सीटें मानी जाती रही हैं। बागपत तो उनका सबसे बड़ा गढ़ है, मथुरा भी उनका दूसरे नंबर का गढ़ माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और मोदी जी ने और जयंत जी ने तेल में पानी मिलाने की कोशिश की, मुझे नहीं लगता वो कोशिश सफल हो पाई। किसानों के जो मसीहा कहलाते हैं, वो कारपोरेट के मसीहा के साथ कैसे मतदाता के गले उतर जाएंगे, तो वो परिणाम हमें मथुरा और बागपत में लो वोटिंग परसेंटेज पे दिखाई देता है। इस बार हर बार चौधरी, बॉलीवुडी चौधरी धर्मेंद्र सिंह हेमा मालिनी के पक्ष में आते थे, इस बार वो भी नहीं आए हैं। वो नाटक जो हर बार करती हैं, खेत में खड़े होके एक दिन वो बॉलीवुडी पोशाक पहन करके और हंसिया लेके खड़ी होती हैं, वो जादू भी नहीं चल पाया। अब मैं अलीगढ़ पे आता हूं। अलीगढ़ में लोग उम्मीद कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी और सपा की सीटें हिंदुओं को चले जाने के बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि बसपा वहां मुस्लिम प्रत्याशी देगी, क्योंकि मुस्लिम वोट वहां बड़ी तादाद में है। बसपा ने वहां हिंदू प्रत्याशी दे दिया और ब्राह्मण दे दिया। भाजपा का सिटिंग सांसद जिसके खिलाफ बेहद नाराजगी है, और उसके सामने एक ब्राह्मण और आ गया, तो दलित साथ होने के कारण उसमें दम पड़ गया और बस भाजपा का कैंडिडेट काफी एम्बरेसमेंट में आ गया है। उसका एक कारण मैं और बता रहा हूं कि अलीगढ़ में वार्षणे समुदाय भी काफी मात्रा में, एक एमएलए भी वार्षणे समुदाय से है, महिला, उनके बीच में और जो सांसद हैं वर्तमान, उनके बीच में कुछ ऐसा अशोभनीय टकराव हुआ कि वार्षणे समुदाय ने एक तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार कर दिया। तो इस हालत में अलीगढ़ में जो भाजपा के लिए फायदेमंद होता था ध्रुवीकरण, वो नहीं हुआ। और क्योंकि सपा का कैंडिडेट जाट है और जैन चौधरी का जादू चला नहीं, मुस्लिम ऑलमोस्ट सपा के पास चला गया है, इसलिए अलीगढ़ सीट सपा के लिए बहुत फायदेमंद हो गई है। यही स्थिति मेरे समझ से बुलंदशहर की है। अब मैं मेरठ पर आता हूं। उन्होंने मथुरा में हीरोइन उतार दी और वहां राम जी को उतार दिया। नारा भी लग रहा था कि अयोध्या में राम जी को ले आए हैं और यहाँ रामायण वाले राम जी को ले आए हैं, लेकिन वहां भी कोई माइनॉरिटी का कैंडिडेट नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी जो ध्रुवीकरण कराना चाहती थी, उसमें वो वहां फेल हो गई।
और जिस तरह की बात बताई जा रही है, मुस्लिम्स का विभाजन कुछ हद तक जरूर हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हुआ। लेकिन हिंदुओं का ज्यादा विभाजन हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह हो गया। इसी तरह बागपत की सीट की अगर बात की जाए तो बागपत में जो लो परसेंटेज है, मैंने कहा तेल और पानी का मेल हो नहीं पाया और बागपत में उस तरह का परसेंटेज आया नहीं। गाजियाबाद, और आपकी बात से मैं सहमत हूं, गाजियाबाद और नोएडा उस तरह की सीटें हैं कि वहां अपर मिडिल क्लास बहुत है, और अपर मिडिल क्लास मोदी जी ने जो जो शोरगुल किया कि बीजेपी संपत्ति वो कांग्रेस संपत्तियों को छीन लेगी, और जरूर उससे वो प्रभावित हुई होगी मिडिल क्लास। और नोएडा और गाजियाबाद में बीजेपी का एज रहा होगा, और क्योंकि अमरोहा में उस तरह का हो गया है कि इस बार दानिश अली के पक्ष में अधिक लोग नहीं थे, तो वहां बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन इन 8 में से बीजेपी को पिछले बार के बराबर टैली तो मिलनी ही नहीं है किसी भी कीमत पर, और मुझे लग रहा है कि ये टैली हाफ तक हो सकती है। आपको लग रहा हाफ तक हो सकती है? ऐसे मुझे जानकारी है कि अलीगढ़ फंस रहा है, बाकी 7 सीटें निकल जानी चाहिए, मार्जिन कम हो सकता है। शाहनवाज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं बागपत के बारे में बोलूंगा। बागपत में थोड़ी सी दिक्कत है। वहां हुआ क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उतना बड़ी संख्या में बाहर नहीं आए। जो बूथ लेवल मैनेजमेंट पर बीजेपी अपनी सीट पर काम करती है, वैसा काम वहां मुझे नहीं दिखा बागपत में होकर के आया। बाकी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अमरोहा तो आप लिख लीजिए, अमरोहा तो दानिश अली बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, क्योंकि वो तो कंफर्म है। और ये 2 सीटें गाजियाबाद और नोएडा की भी बीजेपी जीतेगी, तो 3 में तो कोई डिबेट है ही नहीं। बाकी जो 5 सीटें बची हैं, उन 5 सीटों में मेरठ भी थोड़ा फंसी हुई सीट है। मैं थोड़ा सा इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम वोट ज्यादा बढ़ गया है। अनुपम जी ने जैसा कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मुस्लिम वोट बटा है यकीनन, लेकिन इतना नहीं बटा है। मुझे लगता है 10% 15% मुस्लिम वोट बीएसपी हो गया है। और वहीं बीजेपी का जो, क्योंकि अभी हुआ क्या, त्यागी उम्मीदवार दे दिया बीएसपी ने। अब त्यागी उम्मीदवार जो है वो बीएसपी का कुछ वोट ले जाएगा, और वो बीजेपी के ही वोट थे, एक्चुअल में वो बीजेपी के वोट थे। और उनको अरुण गोविल साहब को नुकसान होगा, मतलब बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मेरठ फंस सकती है सीट। और बागपत का तो मैंने बता ही दिया, वहां तो टर्नआउट भी कम है और वहां बीजेपी के लोगों ने उतना एक्टिवली काम नहीं किया। और अमरोहा में हो गया, इन 3 सीटों पर होकर आया, तो तीनों सीटों के बारे में बता सकता हूँ कि अमरोहा बीजेपी जीत जाएगी, बाकी 2 पर फाइट काफी ज्यादा है और शायद बीजेपी हार सकती है। अनुपम जी, मैं क्या बताऊं पंकज भाई, अभी मैं सुन रहा था कि ये सब राष्ट्रीय लोकदल का क्षेत्र रहा है, तो मथुरा और बागपत पिछले 2 चुनाव में इसमें जयंत और अजीत दोनों हारे। अजीत 2 बार हारे, जयंत 1 बार हारे, मुजफ्फरनगर भी हारे। पूरे जाटलैंड में जयंत अजीत ने हार कर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसमें भी दो राय नहीं कि उनको बहुत वोट मिले, दूसरे नंबर पे आए, लाखों वोट मिले। अब आप इसको समझिए कि ये फिलहाल आपको एनडीए के खाते में खड़े नजर आते हैं। अभी अलीगढ़ की सीट की बात हो रही थी, आप इसको अब वो पानी तेल मिले ना मिले वो तो एक अलग बात है, लेकिन बिना जयंत के, बिना राष्ट्रीय लोक दल के, उनको सामने खड़ा करके मथुरा में भी भाजपा उन्हें हरा रही है, बागपत में भी उन्हें हरा रही है और मुजफ्फरनगर में भी हरा रही है। बाप बेटों में एक भी चुनाव भाजपा के खिलाफ नहीं जीते। जयंत इकलौता चुनाव जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से और उनके सहयोगी एनडीए के हिस्सा रहते हुए जीते। मैं फिर से इसको पॉइंट आउट कर दूं कि पूरे जाटलैंड में जयंत और अजीत सिंह मिलकर 4 चुनाव हारे और एक भी चुनाव वो भाजपा के खिलाफ नहीं जीते। बहरहाल अभी हाँ, मैं ये मानता हूं उन्हें वोट्स बहुत मिले और मीनवाइल वो अभी एनडीए के साथ हैं। रही बात अलीगढ़ की, मैं एक 2-3 ये बात सिंपल सा गणित पूछता हूं हर बार कि भाई जब सपा बसपा साथ थे, अलीगढ़ में भी तकरीबन आपको 60% वोट मिल गया। मतलब आप सोचे कि महागठबंधन के सामने 60% वोट कितनी बड़ी बात होती है। वही सतीश गौतम तीसरी बार लड़ रहे, 14 में भी वही लड़े, 19 में भी लड़े और 24 में भी वही लड़े। और एक जैसे हर सीट पे जो महागठबंधन की कमी है वो महसूस की गई है, की जा रही है कि साहब वो जो दलित वोट ऑफ फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे कि साहब
अगर 3 लाख दलित वोट है तो 1.5 लाख तो मिल ही जाएगा। वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा? रही बात कैंडिडेट्स की, तो हमने किसान आंदोलन देखा, किसानों की नाराजगी देखी, जाट आंदोलन देखा, जाटों की नाराजगी देखी, श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद त्यागियों की नाराजगी देखी, विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद ब्राह्मणों की नाराजगी देखी। कब कितना वोट कहाँ छटका, किसान आंदोलन का क्या फर्क रहा, जाट आंदोलन का क्या फर्क रहा, त्यागियों की नाराजगी क्या फर्क रहा, ब्राह्मणों की जो नाराजगी बता रही जाती क्या फर्क रहा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं ग्राउंड पे नहीं जाता हूं, और मैं आप जैसे पत्रकारों से बात करता हूं और कुछ पुराने आंकड़े देखता हूं कि साहब, एक तो जातिगत आंकड़े क्या हैं और दूसरे पिछले 3 4 5 चुनावों की एक हिस्ट्री क्या है। अब जैसे आप गाजियाबाद सीट को लें, गाजियाबाद सीट पे तो भाई पिछले 4 चुनाव छोड़ दे, भले हापुड़ सीट थी। 1991 से 35 साल से भाजपा जीत रही, सिर्फ 2004 में आ रही। कैसे, मतलब आप कितना वोट स्विंग लाएंगे? मथुरा को ले लीजिए, हेमा मालिनी का, मतलब मैं ईमानदारी से मानता हूं शी इज अ नॉन परफॉर्मर। एक सांसद के रूप में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था हेमा मालिनी का, वो नहीं रहा। वो खेत में खड़े होकर धान कटाई करते हुए फोटो से कुछ नहीं होना है। पर ये फोटो कोई नया नहीं है, हमने इंदिरा गांधी को भी खेत में खड़े होकर धान कटाई करते देखा है। हमने राहुल गांधी को भी गन्ने के खेत में खड़े होकर ये पूछते देखा है कि चीनी क्यों नहीं सीधे बोते हो, गन्ना क्यों बोते हो। तो ये सब तो पहले भी फोटोग्राफ्स आते रहे, इनका पहले भी फर्क नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ता। लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं कि ये भाजपा की सेफेस्ट सीट है, इसलिए आज से मैंने कहा, क्योंकि साहब एक अमरोहा को छोड़ के बाकी सारी सीटें उन्होंने बड़े मार्जिन से जीती है। अजीत सिंह को हरा के जीती हैं, जयंत चौधरी को हरा के जीती है, महागठबंधन के होते हुए जीती हैं। सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के रहते हुए 60% वोट लाना, मैं समझता हूं इट्स ह्यूज अचीवमेंट। और उसको कितना स्विंग ले जाएंगे आप कि वो हार में तब्दील हो जाए, मेरी समझ के बाहर है पंकज। आलोक जी, सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाजपा के मतदाता कम से कम होते चले जा रहे हैं, भाजपा के मतदाता कम से और कम होते चले गए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि वोटिंग परसेंटेज कम है, वोटर्स में उस तरह का उत्साह नहीं है, मोदी के खिलाफ नाराजगी नहीं है, लेकिन स्थानीय उम्मीदवार के प्रति कोई उत्साह नहीं है। ऐसे में क्या इन 8 सीटों पर आप देख पा रहे हैं कि वोटर्स ने विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी को चुना है? देखिए पंकज जी, कमोबेश सारे जो वरिष्ठ स्पीकर हैं इस पैनल पे, सब लोगों ने वही बात कही है जिस बात को मैंने कहा था शुरू में, और लगभग उसी के आसपास की बातें हो रही है। मैंने कहा था कि लोग मोदी से नाराज नहीं है, लेकिन जो स्थानीय जिसको टिकट मिला उससे नाराज है। और जब आदमी उससे नाराज होता है तो वो रिपरकशन में किसी को वोट दे देगा, आपको नहीं देगा। मुझे आपको वोट नहीं देना है, उसके बाद में किसी को दे दूं, वोट अपना फेंक दूं, वो मुझे मंजूर है। और ये स्थिति इस बार है। जो लहर थी 2019 में, 2014 में, किसी ने नहीं पूछा कि पंकज जी कौन है, डॉक्टर गिरीश शर्मा कौन है, अनुपम मिश्रा कौन है, सोनावाल जी कौन है। मोदी जी को पार्लियामेंट में देखना है, और चले गए लोग लोकसभा। जो आदमी स्वयं से मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकता था, वो पार्लियामेंट का मेंबर बन के खड़ा हो गया। इस बार ऐसी स्थिति ग्राउंड पे नहीं है। बिहार में, यूपी में, कम से कम यहाँ इन दोनों जगहों पर तो मैं कह सकता हूं। तो ये, और उसके ऊपर जो ये महंगाई और बेरोजगारी, इन सब का जो एक चस्का लगा हुआ है, उससे भी एक पर्टिकुलर वर्ग उथल पुथल में है। अब इस बार मतदाता करीब 3.5 करोड़ नए मतदाता है, नहीं सॉरी, युवा मतदाता है जो 20 से 29 के रेंज में है। ये क्या करते हैं, 34 लाख नए वोटर ऐड हुए हैं, लेकिन 29 साल की उम्र तक के 3.5 करोड़ लोग हैं वोटर। उनका क्या रुख होता है, इस सब पे बहुत कुछ डिपेंड करता है।
और ये जो 8 सीट की बात कर रहे हैं, तो मैं शाहनवाज जी की बात से सहमत हूं। ये 3 सीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 सीट पर क्या होगा ये कहना मुश्किल। मतलब आप कह सकते हैं कि दूसरे फेज में बीजेपी के लिए पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस दोहरा पाना संभव नहीं है, आसान नहीं है। वो तो खैर कोई सवाल ही नहीं है। वो जो हो गया पिछला 19 में, वो आप उसकी पुनरावृत्ति आप किसी भी सूरत में नहीं 2024 में देख सकते हैं।